उसने गुस्से में उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। रेस्तरां मालिक कुछ भी कहने से डर रहा है। इसके अलावा जब दूतावास पहली बार हमें रोकने आया तो उसने साफ कहा था, आपके रेस्तरां की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मैं नुकसान की दोगुनी रकम चुकाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं होना चाहता। दूतावास धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह जेरिन के सामने खड़ा था। वह फुसफुसाया, तुमने क्या सोचा था? तुम बाहर रंगों से जगमगा रही हो और फिर आधी रात को मेरी पत्नी का वेश धारण करके मेरा मनोरंजन करोगी। जेरिन का सिर झुक गया। मेरे कान खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि सफारत कभी इतनी घिनौनी बात कहेगा। झुके हुए सिर को देखकर सफरत तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। उसने फिर क्रोधित स्वर में कहा, तुम माँ बेटी सोचती थी कि तुम मुझसे शादी कर लोगी और मेरे पैसों पर आराम से रहोगी। पुष्वी, आपका बॉयफ्रेंड सभी को दिखा रहा है कि आपका पति बहुत सुंदर है। क्या यही है? जेरिन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसकी आंखों में भारी भय भर गया। सफारत को यह सब कैसे पता चला? उसने और उसकी मां ने घर के अलावा कहीं भी इस विषय पर चर्चा नहीं की। जरीन की मां मौसमी बेगम जरीन को सफारत को वश में करने के लिए राजी करती है ताकि वह सफारत की सारी संपत्ति की मालिक बन सके। इसके अलावा जरीन सफारत के पतले शरीर और रूप से बहुत आकर्षित है। ऐसा सुंदर पति कौन नहीं चाहेगा? जेरिन भी एक चाहता है, लेकिन अपने कई प्रयासों के बावजूद वह दूतावास को अपने गंतव्य तक लाने में असमर्थ है। और आज मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। लेकिन एक बात सफारत के दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही है। सफारत को यह सब कैसे पता चला? जरीन ने सफारत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। इस समय सफारत एक भयानक व्यक्ति प्रतीत होता है। एक महान लड़का, वह व्यक्ति जिसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किशोरावस्था में बहुत कुछ सहा। सफारत ने धीमे स्वर में कहा, सलात चैत्रना, तुम एक फूहड़ हो। चैत्र पवित्र है। यदि आप उस पर कीचड़ उछालने का प्रयास करेंगे तो आपके परिवार को आपके शरीर के अंग ढूंढने में कठिनाई होगी। मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। तुम्हें इससे संभालना होगा। जेरिन ने बड़ी मुश्किल से निगला। उस लड़की के लिए इतना तनाव जिसने पहले दिन सबके सामने उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाया था। चैत्रिका ने तब कहा कि वे दो मित्र थे। कुछ तो गड़बड़ है। जेरिन को सब कुछ अलग लगता है। इतना छोटा भी नहीं कि कुछ भी न समझ सके। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी ऑनर्स डिग्री पूरी की है। सफारत उनसे 2 साल छोटा है। एक छोटी सी बच्ची के लिए किसी को जान से मारने की धमकी। जेरिन की आंखों से घृणा के आंसू बह निकले। यद्यपि वह दूतावास की धमकियों से दब गया, लेकिन चैत्रिका को नष्ट करने की उसकी इच्छा कम नहीं हुई। सफारत ने गुस्से से देखा। उसने अपनी उंगली उठाए और कहा, तुम्हारी जैसी 1000 खूबसूरत महिलाएं भी मर जाएं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चैत्र, यदि चैत्र को तुमसे कोई कष्ट हुआ तो मैं उसे मारने में संकोच नहीं करूंगा। अंतिम चेतावनी, तुम उस लड़की की ओर इतने आकर्षित क्यों हो? जेरिन का गला कांप रहा है। फिर भी वह चैत्रिका के प्रति अपना क्रोध नहीं रोक सका। जब दूतावास चला गया तो उसने अपना सिर घुमाकर देखा। अपने काम से काम रखो। मिहिता ने अपने कपड़े बदले और वॉशरूम से बाहर आ गई। उसकी छाती धड़क उठी जब उसने चैत्रिका को देखा जो खिड़की के पास उदास खड़ी थी। लड़की अपने पिता के स्नेह से वंचित हो गई है। प्रियजनों की निकटता खोकर वे हर पल भारी सांस ले रहे हैं। शायद समय के साथ हम सभी जिम्मेदारियों और सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। मिहिता ने कर्कश स्वर में पुकारा, चैत्र। चैत्रिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आंखें दूर के अंधेरे पर केंद्रित। उसने भीगी हुई आवाज में कहा, बताओ, क्या तुम रो रही हो? चैत्रा, आवाज ऐसी क्यों है? चैत्रिका ने स्वयं को संभाला। चेहरे पर सूखी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। यह स्पष्ट है कि चैत्रिका झूठ बोल रही है। जैसे ही नीतू करीब आए, बिस्तर पर पड़ा छोटा सा फोन जोर से बज उठा। चैत्रिका ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और पूछा। मिहिता भौहें सिकुड़कर स्क्रीन की ओर देखती है। चैत्रिका तेज गति से चलती हुई आई। मुझे लगता है मां ने फोन किया है। मुझे जाना है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मिही, चाची का फोन चैत्र नहीं है, सर का फोन है। जैसे ही मिहिता की आवाज उसके कानों में घुसी, चैत्रिका की दिल की धड़कन रुक गई। मिहिता की ओर देखे बिना उसने मोबाइल फोन उठा लिया। दूतावास का नाम स्क्रीन पर चमक रहा है।
जैसे ही उसने इसे प्राप्त किया और अपने कान के पास लगाया, उसने वह परिचित गंभीर आवाज सुनी। पलक झपकते ही रुकी हुई नाड़ी दोगुनी गति से धड़कने लगी। नीचे आओ, मैं मिहितास के घर पर हूं। मैं उनके घर के नीचे खड़ा हूं। जल्दी आओ। दूतावास ने एक तरह का आदेश देकर फोन काट दिया। चैत्रिका को एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। जैसे ही मिहिता ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, चैत्रिका ने बैग उठा लिया। उन्होंने जल्दी से कहा, दूतावास नीचे इंतजार कर रहा है। मुझे जाना होगा मिही। आप सर के कॉल को अनदेखा नहीं कर सकते। क्या ये चैत्रा नहीं है? चैत्रिका रुक गई। उसने एक छोटी सी सांस ली। अपनी कमजोरी स्वीकार करते हुए वह कहते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। अब आ जाओ। क्या तुम्हें पता है कि तुम सर से पागलों की तरह प्यार करती हो? तुम्हारे रोने का कारण उस लड़की का अपमान नहीं है, बल्कि तुम सर को फिर से खोने के डर से रो रहे हो। चैत्रा ने मिहिता के अंतिम शब्द नहीं सुने। वह सफारत नामक एक आदमी के प्यार से भागकर बाहर चली गई है। सफारत कार से टिककर खड़ा है। चैत्रिका बिजली की गति से दौड़ती हुई उसके सामने आई। भारी सांस लेना। दोनों आंखें सूजी हुई और फूली हुई हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि रोने से ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। उसके चेहरे पर असमंजस का भाव था। सफारत की छाती में कुछ चुभ रहा है। उसने आह भरी और कुछ दूरी पर खड़ी चैत्रिका के हाथों को कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मुझे बहुत करीब खींच लिया। बीच में कोई दूरी नहीं है। इसमें एक भी अंतराल नहीं है। चैत्रिका चौंक गई। मैं डर गया। उसका कोमल शरीर सफरत की बाहों में लिपटा हुआ था। अचानक मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। यदि वह दूर है तो दुख होता है, और यदि वह निकट है तो उसके अंदर की अराजक भावनाएं उसे बहुत दुख पहुंचाती हैं। फिर भी चैत्रिका को दूरी के दर्द की तुलना में दूतावास की गर्मजोशी में अधिक शांति मिलती है। 26 वर्षीय चैत्रिका भावुक हो उठी। दूतावास को कौन अधिक चाहता है? इस मजबूत चौड़े सीने में विलीन होने की चाह, तड़प जागती है। सफरत ने धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और नर्म आवाज में पूछा, तुम क्यों रो रही हो चैत्रा? पिछले कुछ दिनों में मैंने जो सीखा है उसके अनुसार आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आज आप एक बच्चे की तरह महसूस करते हैं। वे बुरे लोगों के बुरे अपमान पर बच्चों की तरह रोते हैं। ये शब्द चैत्रिका के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले लग रहे थे। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं कभी किसी के अपमान के कारण नहीं रोया। अब मुझमें किसी के अपमान पर रोने की मानसिकता नहीं रही। मैं इससे तंग आ चुका हूं। मैं तुम्हारी हूं। चैत्रिका की आवाज कांप उठी। भावना और क्रोध से प्रेरित होकर वह क्या कहने जा रहा था? सफारत उससे क्या कहेगा? और वह इस तरह बेशर्मी से सफरत की छाती पर क्यों लेटा था? फिर अपने क्रोध को नियंत्रित न कर पाने के कारण वह उसकी छाती पर गिर पड़ा। आप बस दूर चले जा सकते थे। चैत्रिका ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन दूतावास ने बंधन और कड़े कर दिए। उसकी दृष्टि अविचल है। थोड़ा झुककर उसने अपना माथा उसके माथे पर दबाते हुए अधूरा वाक्य पूरा किया, जब तुमने मेरी शादी के बारे में सुना था तो तुम रो रही थी, है ना? और तुम किसी और की मंगेतर बन गई। चैत्रिका चौंकी और अपने हाथ की ओर देखने लगी। दूतावास की हथकड़ी में हाथ कसकर बंधा हुआ है। मेरी आंखों के सामने एक सोने की अंगूठी चमकती है। चैत्रिका को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहे। सफारत की बाहों में फंसा उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। सफारत को कैसे पता चला कि वह अब किसी और का मंगेतर है? इस अंगूठी को देखकर उसने क्या किया, और उस आदमी ने मन को इतनी सहजता से कैसे पढ़ लिया? वह चैत्रिका के आंसुओं का कारण कैसे समझ पाया? कितनी आसानी से उसने अधूरे वाक्यों, अनकहे शब्दों को भर दिया। दूतावास लैंप पोस्ट की नियॉन पीली रोशनी में उसकी उंगली में पहनी हुई अलंकृत अंगूठी को देख रहा है। चैत्रिका ने यह देखा और रुंधे स्वर में बोली, यह सब अचानक हुआ। मुझे किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं यह नहीं जानना चाहता था चैत्रा। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम किसी और की मंगेतर क्यों बनी। सफरत की आवाज में कैसा दबा हुआ गुस्सा और क्रोध था। चैत्रिका की छाती कांप उठी। सफारत की मांसपेशियां सख्त हो गई हैं। इस क्रोध की स्थिति में चैत्रिका का गला सूख गया। क्या सफारत इसलिए इतनी नाराज है क्योंकि उसकी सगाई किसी और से हो गई है? चैत्रिका का सिर घूम रहा है। अचानक सफारत की नजर उस पर पड़ती है और वह अपनी उंगली से अंगूठी उतार लेती है। चैत्रिका ने कांपते स्वर में कहा, तुम क्या कर रहे हो?
चाची सफारत ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने चैत्रिका को कसकर अपने से चिपका लिया। मैं इसे वापस दे दूंगा। चैत्रिका थोड़ा पीछे हट गई। उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये बहुत आसान है। आप शादी नहीं कर रहे हैं। चैत्रिका ने तुरंत उसकी ओर घूर कर देखा। उसके होंठ अजीब तरह से हिले। तुम क्या कह रहे हो? चैत्रिका के बाल हल्की हवा में उड़ते हुए उसके माथे पर गिरते हैं। पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। सफारत ने हाथ बढ़ाकर अपने बाल कान के पीछे कर लिए। उसकी गहरी स्थिर निगाह उसके सामने खड़ी महिला के चेहरे पर टिकी थी। खिन ने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे अपने पास खींच लिया। जैसे ही गर्म कंबल उसके माथे पर पड़ा, उसका कोमल शरीर कांप उठा। शायद वह अचानक लगे आघात, प्रेमपूर्ण आलिंगन को सहन करने में असमर्थ था। सफारत ने बहुत शांत लेकिन नशे में धुत स्वर में कहा, तुम ही मेरी खुशी हो चैत्रा। मैं अपनी खुशी किसी और को कैसे दे सकता हूं? प्रेम, स्नेह, जुनून, क्या इन बातों को व्यक्त करने के लिए आई लव यू शब्द कहना अधिक महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी खुशी हो चैत्र। यह मादक वाक्यांश, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कहने से भी अधिक प्रेमपूर्ण है। बेचारी प्रेम की चैत्रिका आज मानो उसके चंगुल में फंस गई है। चैत्रिका जलती हुई मुट्ठी को पकड़कर उसे पकड़ना चाहती है। नमकीन गर्म पानी की एक बूंद मेरी आंख के कोने से लुढ़क गई। लंबे इंतजार के बाद खुशी चलकर उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। चैत्रिका लालची हो गई। इसे वापस नहीं किया जा सका। वह समुद्र की लहर की तरह राजदूत की छाती पर उछल पड़ा। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली और कुछ क्षण के लिए चुप रहा। उसने अपने शरीर को शून्य में महसूस किया। उसकी कमर को पकड़कर सफारत ने चैत्रिका के शरीर को अपने शरीर से जोड़ दिया। उसके होंठ चैत्रिका के गाल, माथे और थोड़ी को छू गए। ऐसा लगता है जैसे ये यात्रा किसी पुरानी प्यास को बुझा रही हो। चैत्रिक की कठोर छाती लज्जा से धंस गई। सफारत के शरीर की मादक गंध उसके नथुनों में घुस रही थी। लत लग रही है, बहुत मजबूत लत। उसने खुद को नियंत्रित करने के लिए सफारत की छाती पकड़ ली। तभी उसकी कमर पर मजबूत हाथ कस गया। चैत्रिका को ऐसा लगता है जैसे वह किसी गहरे स्वप्न में डूबी हुई है। वह इस स्तन से वंचित नहीं रहना चाहता। मैं दिल से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे सपने टूटे नहीं। ऐसा लगता है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। बैग में रखा मोबाइल फोन बज उठा। ध्वनिहीन वातावरण में असहनीय शोर फैल जाता है। चैत्रिका कल्पना से सांसारिक वास्तविकता की ओर लौटती प्रतीत होती है। सफारत के दिल की गर्माहट, परम खुशी तुरंत बिखर गई और पीछे छूट गई। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और कान पर लगाया, दूसरी तरफ से फहमीदा की कर्कश, गुस्से भरी आवाज आई। आप कहाँ हैं? तुम अभी तक क्यों नहीं आ रहे हो? उपहार आ गया है। आपका इंतजार। क्या आप देर से आएंगे? तहाफ कहता है कि वह जाकर तुम्हें ले आएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूं। चैत्रिका की आवाज कठोर हो गई। उसने फोन रख दिया और सफारत की ओर देखते हुए उत्साहित स्वर में कहा, मुझे सफारत के पास जाना है। चुपचाप चेहरे के साथ सफारत ने कार का दरवाजा खोला और चैत्रिका को बैठने का इशारा किया। चैत्रिका बैठी नहीं। इस खामोश शांत सड़क पर सफारत के गोरे गालों पर उनकी दाढ़ी और थोड़ी लिपस्टिक की तरह रंगी हुई थी, जो उसे हिम्मत दे रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आज शाम तुम्हारे होठों का स्पर्श मेरे गाल पर पड़ा। उस समय भले ही मैं इसे समझ न पाया था, पर अब ये स्पर्श परिचित सा हो गया है। आज कार में उसके गाल पर पड़ा वह गर्म नम स्पर्श सफारत का था, जिसे चैत्रिका अब समझ गई थी। ये कहते हुए उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। सफारत के होठ थोड़े से खुल गए। उसने कहा, वाह, आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या? सफारत ने चैत्रिका का मजाक उड़ाया। वह अपनी बात में बहुत शर्मिंदा थी। चैत्रिका को शर्म आ रही थी। उसने खून से भीगा अपना चेहरा छिपाया और कार में बैठ गई। सफारत ने भी बिना कुछ कहे कार चलाना शुरू कर दिया। कार चैत्रिका के घर से कुछ दूर रुकी। चैत्रिका ने उसे यहां जबरन रुकवाया था, इस डर से कि कोई देख न ले। अगर दरबान उसे देख लेता तो उसे पूरी बिल्डिंग में फेंक देता। फिर चैत्रिका अपने माता पिता के सामने अपना चेहरा कैसे दिखा सकती थी? इसके अलावा अपने पिता के सामने। उसके पिता ने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। उन्होंने अभी तक प्यार से उसके सिर पर हाथ नहीं रखा है। आज चैत्रिका को कोई प्यार करने वाला मिल गया। क्या उसे अपने पिता का प्यार भी मिलेगा, इतने अचानक, अप्रत्याशित रूप से?
सारे विचारों को परे धकेलते हुए उसने कार का दरवाजा खोला और देखा कि वह बंद था। सफर ने उसे बंद किया। उसने गर्दन घुमाई और धीमी आवाज में कहा, खोलो। सफर ने आंखें बंद कर ली और अपना सिर सीट पर टिका दिया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे। उसका जबड़ा अकड़ गया था। चैत्रिका उसके अचानक इस कदम का कारण नहीं समझ पाए। उसने उलझन भरी आवाज में पूछा, क्या तुम इसे नहीं खोलोगे? सफर ने आंखें खोली। वह जादुई आकृति वाली लड़की को जाने नहीं देना चाहती थी। लड़की के होठों का हल्का सा स्पर्श कब से उसके अंदर हलचल मचा रहा था। सीने में दर्द को छिपाते हुए उसने चैत्रिका को अपने पास खींचा और उसके माथे को गहराई से चूमा। वह पूरी तरह संतुष्ट थी। चैत्रिका की आंखें भावनाओं से बंद थीं। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, वह धीरे से बाहर निकली। कुछ पल पहले ही उनके प्यार की शुरुआत हुई थी, फिर भी थोड़ी सी दूरी उन्हें अलग कर रही थी। अनकहा रिश्ता, दोस्ती इससे कहीं बेहतर थी। चैत्रिका ने पीछे मुड़कर देखा और सफरत को एकटक उसकी ओर देखता हुआ पाया। समय बहुत कुछ बदल देता है। आज से दोनों दोस्ती से आगे बढ़कर एक नए रिश्ते में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वह रिश्ता बिना नाम का। जैसे ही वह सीढ़ियां पार करके दरवाजे पर पहुंची, किसी ने चैत्रिका का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे छत पर खींच लिया गया। चैत्रिका का पूरा शरीर हर अंग घृणा से ऐंठ गया। वह दबी हुई आवाज में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह घसीटने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे लड़के की कार में मेरे मंगेतर बनकर आने की, उसके साथ सेक्स करने की? अगर मैं सड़क पर नहीं होता तो मैं आपका चेहरा नहीं देख पाता। चैत्रिका ने चौंक कर तहफ के चेहरे की ओर देखा। अचानक तहफ के शब्द उसके अंदर जलने लगे, जैसे वे मस्तिष्क तरंगे हों। किसी की मंगेतर बनने से पहले वह एक इंसान थी। उसकी अपनी राय और आजादी थी। अपनी आवाज को काफी ठंडा रखते हुए उसने कहा, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते तहफ भाई। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं घर जाऊंगा। तहफ का मूड चिड़चिड़ा हो गया। उसने चैत्रिका को जोर से दीवार से सटा दिया। चैत्रिका का चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। वह जितना तहफ से भागने की कोशिश करती, उतना ही ज्यादा उसे पकड़ती जाती। चैत्रिका रोते हुए भी नहीं रोई। एक पल में उसकी आंखें आग की लपटों की तरह जलने लगीं। उसने तहफ को दूर धकेल दिया और उसके गाल पर तमाचा मारा। तहफ की आंखों से आग बरस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस सीधी सादी मोमी लड़की ने उसके मर्दाना गर्व को ठेस पहुंचाई हो। उसने चैत्रिका का हाथ पीछे खींचकर मरोड़ दिया। वह दर्द से कराह उठी। तहफ ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत रियायतें दी हैं। जिस दिन तुमने मुझे ठुकराया, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम्हारे गोरे कोमल शरीर पर केवल मेरा स्पर्श ही रहेगा। मेरे पास आपके मन की बात बेवजह समझने का समय नहीं है। मैं आपकी सुंदरता से आकर्षित हूं। यह मेरा प्यार है। लोग कितने नीच हैं। तहफ के गंदे शब्दों से चैत्रिका का गला घुट रहा था। जैसे ही तहफ ने अपना चेहरा आगे लाकर उसके गले को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर दाग लगा दिया हो। विरोध करने में असमर्थ चैत्रिका ने एक भयानक काम किया। उसने अपने घुटने से उसके लिंग पर प्रहार किया। तहफ ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और दूर चला गया। चैत्रिका ने छत के फर्श पर एक ढेला थूक दिया। उसने अपनी उंगली उठाए और क्रोधित कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे जैसे जानवर को मारने में मेरे हाथ भी नहीं कांपेंगे। चैत्रिका पागलों की तरह घर में घुसी और सीधे कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और वहीं खड़ी रही। उसे नहीं पता कितनी देर तक। उसने एक गहरी सांस ली और शर्मिंदा होकर सामने देखा। मीन ने भौहें सिकुड़ी। उसका माथा विचारों में सिकुड़ गया। वह शून्य में देखती रही। चैत्रिका ने जैसे ही आंखें खोली, वह आगे आ गई। उसकी आवाज में बहुत घबराहट थी। क्या हुआ बहन? कुछ नहीं हुआ ना? फिर तुम ऐसे क्यों आए? इतनी घबराई हुई क्यों हो? चैत्रिका ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं थक गई हूं। मैं थोड़ा आराम करूंगा। मिम, आप अभी क्या कर रहे हैं? जैसे ही उसने फूलदान की ओर देखा, उसने तुरंत पूछा, नए गेरबेरा कौन लाया? तहफ भाई लाए बहन। ये कहकर मीम रुकी और फिर बोली, बहन मुझे लगता है कि तहफ भाई ही वह व्यक्ति है जो पिछले कुछ दिनों से आपको फूल दे रहा है। ये कहकर मीम चली गई। चैत्रिका ने फूल उठाए और उन्हें बहुत ही घृणा से खिड़की से बाहर फेंक दिया। असभ्य व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु यहां नहीं रह सकती। मीम के शब्द भी फेंकने योग्य नहीं है। तहफ बहुत दिनों से छुट्टी पर है।
जब से आया है कोई न कोई चैत्रिका पर हर समय नजर रख रहा है। फूल देना, उसके पिता के इलाज का खर्च उठाना, उसकी देखभाल करना। लेकिन ये सब तहफ के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। शायद समीकरण मेल खाता हो। चैत्रिका ने सूखे हुए जरबेरा को छुआ और बुदबुदाया, ये कभी भी वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके लिए प्यार सिर्फ एक शारीरिक जरूरत है। सफर्त के घर में घुसते ही बिछड़े हुए व्यक्ति के माता पिता उसके सामने आकर खड़े हो गए। एक पल में उसके चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। उसने अपनी कमीज का ऊपर का बटन खोला और एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसकी सांस गले में अटक गई हो। चाचा चाची की तरफ देखते हुए उसने बहुत ही विनम्र स्वर में पूछा, कुछ कहना है? सफर्त के पिता ने एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया और बुदबुदाती आवाज में कहा, केस वापस ले लो सफर्त। अपने चचेरे भाई से इतनी दुश्मनी रखना तुम्हें शोभा नहीं देता, और तुम्हारा मुझे प्रताड़ित करना, तुम्हारे बेटे का मुझे मार डालने की कोशिश करना, सब कुछ एक जैसा था। बिछड़े हुए बच्चे के माता पिता सफर्त के सवाल का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पाए। कोई रास्ता न खोज पाने पर बिछड़े हुए बच्चे की मां फूट फूट कर रोने लगी। उसने सफर्त का हाथ पकड़ लिया और कहा, कृपया दया करें, लड़के को बाहर लाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उसकी वजह से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आपको दया नहीं आई तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कृपया। ये राजदूत की ओर से एक उपहासपूर्ण मुस्कान के योग्य है। उसने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। उन्होंने अपनी चिरपरिचित गंभीर आवाज में कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो जानबूझकर अपनी छाती में छुरा घोंप लूं। बस इतना ही, बस एक वाक्य। बिना एक भी क्षण बर्बाद किए वह तेजी से ऊपर चला गया। दूसरे बच्चे की मां मिकी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, क्या तुम इस लड़के का रवैया देख रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि अभी समय है, इसे पूरा कर लो, लेकिन आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब बस उसे फेंकना ही बाकी रह गया था। यदि उनकी दूर की चाची न होती तो वह आज इस स्थान पर नहीं होते। मुझे नहीं पता कि उस औरत ने ऐसा क्या किया कि यह लड़का इस तरह वापस आ गया। बिछड़े हुए बच्चे का पिता चिंतित होकर सोफे पर बैठ गया। उसे अपने बेटे को कैद से कैसे मुक्त कराया जाए, इस बारे में सोचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सफर्त ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सफर्त से बात करना तो दूर, उसकी ठंडी निगाहों को देखते ही उसका दिल और आत्मा सूख गई। भोर की कोमल रोशनी अभी अभी आई थी। चैत्रिका ने खिड़की खोली और अंदर एक लंबी सांस ली। आधी रात बिना सोए बिताने के बाद इस ताजी सुबह की हवा की बहुत जरूरत लग रही थी। चैत्रिका के दिमाग में तरह तरह के विचार घूमते रहे। तहफ की बात ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही सफर्त के साथ एक नई राह पर चलते हुए सफर्त के अतीत ने चैत्रिका की सारी नींद छीन ली थी। सफर्त के अतीत में क्या हुआ था, चैत्रिका अब और नहीं सोच सकती थी। इस बार वह सफर्त से सीधे किससे पूछे। चैत्रिका को सिलहट की वो यादें अभी भी याद थीं। आज कॉलेज में नए छात्रों का पहला दिन था। चैत्रिका जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज आ गई। आज उसका भी पहला दिन था। कॉलेज में जब वह अंदर आए और अपने दोस्तों को ढूंढने में व्यस्त थी तो एक लड़के की आवाज सुनकर वह अचानक रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो 17-18 साल का एक लड़का वहां खड़ा था। चैत्रिका एक क्षण में सारी हलचल भूल गई। उसका किशोर मन किसी अज्ञात कारण से, भले ही क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, कांप उठा। उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? लड़का थोड़ा आगे आया। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? चैत्रिका का माथा सिकुड़ गया। उसने अपने आप से कहा, अजीब बात है, तुम अभी तक कॉलेज नहीं आए। नहीं, मैं आज ही भर्ती होने के बाद आया हूं। ओह, आपने इतनी सारी कक्षाएं ली हैं और आप आज यहाँ हैं। लड़के ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं इस पूरे समय अपनी दादी के घर पर था। सिलहट मेरे दादा का घर है। मैं यहीं से प्रविष्टि पूरी करूंगा। वैसे मैं सफारत हूं। सफारत अहमद। तुम्हारा नाम क्या है? पहली बार जब कोई किशोरी किसी लड़के के पास आई तो वह मानो जम सी गई। उसके मन में तरह तरह के रंगों की हजारों लाल नीली तितलियां उड़ रही थीं। जब भी वह दूतावास की ओर देखती उसकी छाती जोर से धड़क उठती। उसने मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं चैत्रिका हूं। ओह, चैत्र का महीना। चैत्रिका ने तीखी नजर डाली, फिर वह शर्मा गई। चैत्र महीना? हाँ, चैत्रिका से चैत्र। चैत्र का अर्थ है चैत्र का महीना, चैत्र मास।
सफरत शब्द कितने लंबे होते हैं। चैत्रिका अब यादों के पन्नों में खोई नहीं रहती। कितने पल थे उनके पास, चाहे एक एक पल को याद करने में पूरा दिन लग जाए, पर वो मधुर पल कभी खत्म नहीं होंगे। उस दिन से उन दोनों में छोटी छोटी बातों से दोस्ती हो गई, फिर गहरी दोस्ती। क्लास में सभी को उनकी दोस्ती से कितनी जलन होती थी। चैत्रिका तब बहुत खुश थी। उसे यह सोचकर संतोष हो रहा था कि वह क्लास के सबसे सुंदर लड़के की सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे सुंदर इंसान है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज से चैत्रिका की मुस्कान गायब हो गई। कोई बहुत जोर से दस्तक दे रहा था। चैत्रिका स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दरवाजे के दूसरी तरफ से फहमीदा की उत्साहित आवाज आई। चैत्रिका ने दौड़कर दरवाजा खोला और देखते ही देखते फहमीदा अपनी बेटी पर गिर पड़ी। उसने अपनी मां को पकड़ लिया और भयभीत आंखों से उसे देखने लगी। फहमीदा ने बड़ी मुश्किल से कहा, तुम्हारे पिता कुछ गलत कर रहे हैं। चैत्र, तुम कैसी हो? वह और कुछ नहीं कह सकी। वह फूट फूट कर रोने लगी। चैत्रिका का दिल चीख रहा था। उसने अपनी मां को बगल की कुर्सी पर बैठाया और पागलों की तरह अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ी। अहमद बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वह बहुत तेज सांस ले रहा था। मीम अपने पिता का हाथ पकड़े हुए लगातार रो रही थी। चैत्रिका का सिर बहुत खाली लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे या कहां जाए। वह कुछ कदम पीछे हटी, सीढ़ियां पार की और नीचे आ गई। उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल था। जब वह गेट की ओर जा रही थी तो उसके पैरों में कुछ चुभ गया और वह दर्द से कराह उठी। एक ईंट का टुकड़ा उसके नंगे पैरों में चुभ गया। दर्द इतना बुरा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। चैत्रिका को कोई परवाह नहीं थी। उसे अब अपने पिता के बारे में सोचना था, उसे उन्हें बचाना था। दरबान ने चैत्रिका के खून से सने पैरों के निशान देखे। वह चौंक गया। वह आगे आया और पूछा, क्या हुआ मां? सुबह 7 बजे आपकी यह हालत क्यों है? तुम्हारे पैर टूट गए हैं तो खून बह रहा है। चाचा ने एक कार बुलाई। पिताजी को अस्पताल ले जाना होगा। क्या दरबान ने सुना कि चैत्रिका ने क्या कहा? लड़की के मुंह से कुछ भी बोलने में असमर्थता प्रतीत हो रही थी। आंसू उसके गले में अटक गए थे। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। उसका दिल असहनीय दर्द से टूट रहा था। क्या अब चैत्रिका की सांसें रुक जाएंगी? उसने अपने दोनों हाथ भींच लिए और फिर बोली, पिताजी को अस्पताल ले जाना होगा चाचा जी। अब द्वारपाल को बात समझ में आ गई। उसने चैत्रिका को आश्वस्त करते हुए कहा, रो मत, मैं कार ला रहा हूं, मैं यहां हूं। एक और बाधा आ गई। चैत्रिका का चेहरा सूख गया क्योंकि वह सोच रही थी कि अपने पिता को कैसे नीचे लाया जाए। मीन ने आंसू भरी गीली आवाज में कहा, पिताजी चल नहीं सकते। मैं इसे कैसे उतारूं बहन? दरबान अकेले ये काम नहीं कर सकता। चैत्रिका ने अगले घर से एक आदमी को बुलाया। आज उसे बहुत जोर से महसूस हुआ कि अगर मेहुल जिंदा होता तो वह अपने पिता को अकेले ही उठा सकता था। उसे थोड़ी सी मदद के लिए लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ती। चैत्रिका ने अपने पिता की हालत के लिए खुद को दोषी ठहराया। थोड़ी सी लापरवाही और जिद के कारण उसने अपना प्यारा छोटा भाई खो दिया। अपने पिता के अत्यधिक अभिमान के कारण वह प्रेम से वंचित रह गई। कार तेजी से कार्यालय की ओर बढ़ रही थी। सफर ने उसके हाथ की ओर देखा और अपनी आंखें फेर ली। घड़ी में 9:15 बज रहे थे। एस बड़ी की ठंड से वह असहज हो रही थी। उसने ड्राइवर से एस बड़ी बंद करने को कहा। जैसे ही उसने कार की खिड़कियां खोली, प्रकृति की हवा ने उसे पूरी तरह तरोताजा महसूस कराया। चैत्रिका का मोहक चेहरा उसकी आंखों में उतर आया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और मोबाइल उठा लिया। उसने चैत्रिका का नंबर डायल किया और मोबाइल कान से लगा लिया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उनकी भौहों पर बल पड़े। उसने उसके माथे को छुआ। जब उसने दोबारा फोन किया और वही परिणाम मिला तो सफारत पागलों की तरह फोन करता रहा। बहुत लंबे समय के बाद फोन आया था। सफारत ने गुस्से में दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति को डांटा और उसे कुछ भी बोलने नहीं दिया। तुम इतने सारे फोन क्यों उठा रही हो चैत्रा? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी सांस रोक लूं? दूसरी ओर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल सांस लेने की आवाज ही सुनी जा सकती है, बहुत कमजोर। इस पर सफारत का गुस्सा दोगुना हो गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, बोलो। अरे यार, इस शहर में मेरा कोई ज्ञात रिश्तेदार नहीं है। क्या तुम मेरे पिता के शव को दफनाने में मेरी मदद करोगे? सफारत
सफारत स्तब्ध रह गया और स्तब्ध रह गया। चैत्रिका की आवाज बहुत शांत थी। कॉल कुछ देर पहले खत्म हो गई। तुमने क्या कहा, चैत्रिका?